नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को आगामी आईटी डिपार्टमेंट भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके लिए आपके इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डेली बेसिस पर सीरीज लेके आ रहा हूं। शाम को 8 बजे जो है आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स देख सकते हैं इंडिया लेवल के, और 8:30 पर आप सभी के लिए जो है इंडिया जीके की स्पेशल क्लास आपके लिए लाई जा रही है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है उनको आप टाइम रहते क्लियर कर सकते हैं। बहुत जल्द आपके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जारी होने वाली है। एनयूएस के अंदर तो आपने फॉर्म भरा ही होगा, और बहुत जल्द आपके लिए एक सूचना सहायक और प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है वो जारी होने पे है। तो सूचना सहायक की वैकेंसी पहले जारी होगी, 2000 के आसपास समथिंग है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अपडेट के लिए आप चैनल के ऊपर जो वीडियोस डाले हुए हैं उसको विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमने इससे पहले जो है 16 क्वेश्चंस तक हमने क्लियर कर लिया था। अब गुप्तकालीन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस है, तो उसमें 61 वाला क्वेश्चंस है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था। ताम्रलिपित, भड़ोच, कल्याण और काम्ब्रे। तो आपके पास भी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है एक 5 सेकंड का समय रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं इनका आंसर देना तो आप भी दे सकते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 61 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है। 61वें का जिन्होंने भी आंसर दे दिया अपना आंसर जांच कर लीजिए। प्रश्न संख्या 61 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, ठीक है। ए आपका जो ताम्रलिपित है वो आपका ऑप्शन सही है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय जो व्यापार है वो आपके ताम्रलिपित की जो है एक पतन से संचालित होता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। यूपीएससी 1997 का क्वेश्चन है, ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो फटाफट सभी जो है आंसर देते रहे भी कमेंट बॉक्स में। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 62 का आंसर, प्रश्न संख्या 62 का जो आंसर होगा वो होगा आपके ए, रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के जो सिक्के थे वो रूपक कहलाते थे। अगला प्रश्न है 63वां, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना आपको, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और सूची दोनों की दोनों लिस्ट आपके सामने है। अब देखिए इसमें से कौन सा जो कूट है वो सही से सम्मिलित होता है आपके लिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 63 का आंसर आपके सामने, ठीक है। प्रश्न संख्या 63 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, 2 3 1 4। कौन सा 2 3 1 4। अब देखिए हम इसको भी ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। तो ए का जो ऑप्शन है वो आपके मैच होता है 2 से, यानी विशाख दत्त जो है वो आपके नाटक से संबंधित है, ठीक है। बी जो है वो आपके किससे संबंधित है, 3 से, यानी वराहमिहिर जो है वो आपके खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक जो है वो आपके चिकित्सा से संबंधित है, और ब्रह्मगुप्त जो है वो आपके गणित से संबंधित है। तो अगेन देख लीजिए आप, विशाख दत्त नाटक से संबंधित है, वराहमिहिर जो है आपके खगोल विज्ञान से संबंधित है, चरक जो है आपके चिकित्सा से संबंधित है, और ब्रह्मगुप्त जो है वो आपके गणित से संबंधित है। ये आपको चारों याद रखना है। अगला प्रश्न है 64वां, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन और विदिशा। तो देखिए प्रश्न संख्या 64 का आंसर आपके सामने। प्रश्न 64 का राइट आंसर होगा आपका सी, उज्जैन, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र जो था वो था आपके उज्जैन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 65 आपके सामने है, अच्छे से देखिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। कालिदास की किस कृति की गिनती जो है विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 65 का आंसर, प्रश्न 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान, कालिदास की जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो कृति थी उसकी गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। तो देखिए प्रश्न संख्या 66 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिन्होंने भी उत्तर दे दिया है अपना,
अपना जो उत्तर है अच्छे से जांच कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। कौन सा? गुप्त युग। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार का श्रेय है वो आपके गुप्त युग को जाता है। अगला प्रश्न 67, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा जो है गुप्त वंश के जो है पतन का कारण नहीं था? तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 67 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 67 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ठीक है, सत्ता के नियंत्रण के लिए जो आंतरिक कलह है वो आपके गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं माना जाता है। इनमें से देखिए यहां पर स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का जो विद्रोह है वे आपके गुप्त वंश के पतन का कारण माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68 की ओर। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश शासक ने अपने सिक्कों पर अपने आप को जो है वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो देखिए प्रश्न संख्या 68 का आंसर आपके सामने। 68 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने जो है अपने सिक्कों पर जो है अपने आप को जो है वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है। अगला प्रश्न है 69, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन सा था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो देखिए भाई 69 का आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 69 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे प्रथम भारतीय विद्वान थे जिन्होंने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत क्रम का संबंध किससे है? गुप्तकालीन एक पुस्तक थी, ठीक है, नवनीत क्रम, इस पुस्तक का जो है संबंध किससे है? तो देखिए भाई 70वें का राइट आंसर, प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर होगा आपका सी, चिकित्सा से। गुप्तकालीन जो पुस्तक थी नवनीत क्रम, उसका संबंध चिकित्सा से है। अगला प्रश्न, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो देखिए भाई 71 का आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 71 का राइट आंसर होगा आपका सी, रामगुप्त। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्तकालीन शासक जो था वो था आपके रामगुप्त। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने वाला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 72 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, 1, 2, 3 और 4। यानी समुद्रगुप्त जो है वो आपके किस अभिलेख से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति से। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो आपके मेहरौली के लौह स्तंभ से संबंधित है चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त जो है वो आपके भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है। और बुधगुप्त जो है वो आपके पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए। समुद्रगुप्त जो है वो प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो आपके मेहरौली लौह स्तंभ से संबंधित है। स्कंदगुप्त जो है वो आपके भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है। और बुधगुप्त जो है वो आपके पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है 73 सुमेलित करना है। यहां पर भी आपको मुद्रा के प्रकार दे रखे इस साइड में, और इधर यहां पर आपके सामने शासक है। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 73 73 का राइट आंसर होगा आपका ए, 1, 2, 3 और 4। यानी कि कुमार देवी जो है वो आपके किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम से। वीणा वादन प्रकार जो है वो आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है। चक्र विक्रम प्रकार जो है वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और कार्तिकेय प्रकार जो है वो आपके कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, कुमार देवी प्रकार जो मुद्रा का प्रकार था वो आपके किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम शासक से संबंधित है। वीणा वादन जो मुद्रा का प्रकार है वो आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है। चक्र विक्रम प्रकार जो है वो आपके चंद्रगुप्त से द्वितीय से संबंधित है। और कार्तिकेय प्रकार जो है वो आपके कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है। अगला प्रश्न अगेन एक और सुमेलित करने वाला है आपके लिए। यहां पर इस साइड में सूची 1 में शासक है, सूची 2 में उनकी उपाधियां हैं।
तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर आपके सामने। जिन्होंने भी आंसर पता कर लिया तो जल्दी से लिख सकते हैं, आपके पास अगेन 5 सेकंड का और समय है। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर आपके सामने। प्रश्न 74 का राइट आंसर होगा आपका डी 1 2 3 एंड 4। ये डी वाला जो ऑप्शन है 74 में वो आपका सही होता है। चलो इसको भी मैच करते हैं हम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो आपके महाधिराज से संबंधित थे, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है महाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। समुद्रगुप्त को आपके अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि प्राप्त थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत उपाधि प्राप्त थी। और स्कंदगुप्त को जो है सक्रोपम की उपाधि प्राप्त थी। ये कई बार आया भी है एग्जाम में। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज से संबंधित थे, ठीक है, महाराजा धीराज सॉरी उपाधि से संबंधित है। समुद्रगुप्त आपके अश्वमेघ पराक्रम उपाधि से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इन्हें परम भागवत की उपाधि दी गई थी और स्कंदगुप्त को सक्रोपम की उपाधि दी गई थी। अगले प्रश्न को लाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन आ रहा है उसको ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की सूचना जो है तुरंत आपको अपने डिवाइस पर मिलती रहे। चलो भाई बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने 75। सूची 1 को 2 के साथ मैच करना है। यहां पर भी इधर सूची 1 में आपको दे रखा है शासक और इधर दे रखा आपको उससे उनकी जो है पत्नी, ठीक है, शासकों की जो पत्नी है। तो फटाफट बताइए भाई कौन सा कूट ऑप्शन जो है आपका सही होता है इसमें। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसको भी मैच करके ट्राई करते हैं हम लोग। स्कंदगुप्त प्रथम जो है वो आपके कुमार देवी, ठीक है। स्कंदगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी उनका नाम था कुमार देवी, जिन्हें लिच्छवी भी कहा जाता है। रामगुप्त जो है उनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था और रुद्रसेन द्वितीय की जो पत्नी थी उनका नाम था प्रभावती गुप्त। अगेन वापस रिपीट कर रहा हूं, चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी उनका नाम था कुमार देवी। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था और रुद्रसेन द्वितीय की जो पत्नी थी उनका नाम था प्रभावती गुप्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 76 की ओर। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर जो है धर्म विजय की थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 76 का आंसर, प्रश्न 76 का राइट आंसर होगा आपका बी समुद्रगुप्त। कौन सा? बी होगा आपके समुद्रगुप्त। 76 के अंदर बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, सर्वा जो छेता यानी सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? सर्वा जो छेता यानी सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि जो है किसने जो है धारण की थी? तो देखिए 77 का आंसर आपके सामने। 77 का राइट आंसर होगा आपका सी। कौन सा? समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को सर्वा जो छेता, ठीक है, सर्वरा जो छेता यानी सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि प्राप्त थी। अगला प्रश्न, किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी जो है हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो देखिए प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर, प्रश्न 78 का राइट आंसर होगा आपका बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। कौन होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, ठीक है, अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय को इन्होंने पराजित किया था और उसकी हत्या करके जो है शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था। अगला प्रश्न, सूची 1 2 के साथ मैच करना है। रचनाकार और उनकी जो है रचना यहां पर दे रखी आपको। तो फटाफट भाई आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे जिनको भी इसका आंसर पता है। तो देखें इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 79 का जिन्होंने उत्तर दे दिया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 79 का राइट आंसर होगा आपका ए
1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी अगर यहाँ पर आप देखते हैं आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट जो थे रचनाकार, उनकी रचना का नाम क्या था? आर्यभट्टीय। ठीक है, आर्यभट्टीय जो है वो आपके आर्यभट्ट की जो रचना थी उनका है। अगला, धन्वंतरी की रचना कौन सी थी भाई? आपके धन्वंतरी की रचना थी आपके नवनीत का। अगला है ब्रह्मगुप्त की रचना का क्या नाम है? ब्रह्मा सिद्धांत। और वराहमिहिर की रचना का क्या नाम है? आपके पंच सिद्धांतक। ठीक है, पंच सिद्धांतक। ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट की रचना का नाम था आर्यभट्टीय, धन्वंतरी की रचना का नाम था नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त की रचना का नाम था ब्रह्मा सिद्धांत और वराहमिहिर की रचना का नाम था पंच सिद्धांतक। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? सुदर्शन जो झील थी जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। ठीक है, उनकी दूसरी बार मरम्मत जो है किसने करवाई? तो देखिए 80वें का राइट आंसर आपके सामने, प्रश्न संख्या 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। 80 का जो राइट आंसर है वो है बी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न 81, सुमेलित कीजिए। अब सूची एक आपके प्रशासकीय विभाजन से संबंधित है, प्रशासकीय विभाजन से संबंधित है, और सूची दो जो है वो आपके प्रशासक से संबंधित है। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 81 का आंसर आपके सामने, 81 का राइट आंसर होगा आपका ए, 1 2 3 और 4। यानी अगर यहां पर देख पा रहे हैं आप, भुक्ति प्रांत जो है प्रशासकीय विभाजन के अंतर्गत वो आपके उपरीक्त से संबंधित है, विषय जिला जो है वो आपके विषयपति से संबंधित है। ठीक है, नगर का जो प्रशासक है वो नगरपति कहलाता था, ग्राम का जो प्रशासक था वो आपके ग्रामीण कहलाता। तो भुक्ति यानी प्रांत का जो प्रशासक था वो ऊपरी कहलाता था। ठीक है, विषय जिसको जिला भी कहते थे, जिला का प्रशासक आपके विषयपति, नगर का नगरपति और ग्राम का ग्रामीण कहलाता था। अगला प्रश्न है 82, कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए 82 का आंसर आपके सामने, प्रश्न संख्या 82 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, महाश्वपति। ठीक है, गज सेना का अध्यक्ष ये आपके सही सुमेलित नहीं है। बाकी अगर यहां पर आप देख पा रहे हैं, महासंधि विग्रह जो है वो युद्ध व शांति का मंत्री था, ये सही है। महादंड नायक जो है सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सही है। विनय स्थिति स्थापक जो है वो आपके धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी था, ये भी सही है। ये आपका गलत है। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है यहाँ पर प्रश्न आपके सामने। सूची एक के अंदर आपके क्षेत्र भूमि है, सॉरी भूमि दे रखी है, और इधर के अंदर उससे संबंधित योगी भूमि दे रखी है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए प्रश्न संख्या 83 का आंसर आपके सामने, 83 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, 1 2 3 और 4। यानी कि अगर आप देख पा रहे हो, क्षेत्र भूमि जो है वो आपके कृषि योग्य भूमि से संबंधित है, वास्तु भूमि जो है वो आपके निवास योग्य भूमि से संबंधित है, अप्रहत भूमि जो है वो आपके जंगल भूमि से संबंधित है, और खिल भूमि जो है वो आपके कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि मानी जाती है। अगेन देखिए, क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि कहलाती है, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि है, अपृत भूमि जो है आपके जंगली भूमि है, और खिल भूमि जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि होती है। अगला प्रश्न है 84, प्रश्न संख्या 84 है कि कौन सही सुमेलित नहीं है? यहां पर सही सुमेलित नहीं है, वो बताइए कौन सा है? तो देखिए भाई 84वें के अंदर जो सही सुमेलित नहीं है ये आपको पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, प्रयाग प्रशस्ति जो है वो आपके रवि कीर्ति से संबंधित है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है रवि कीर्ति से यहां पर जो बताया गया वो सही सुमेलित नहीं है। बाकी किरातुजिनियम जो है वो आपके भारवी से संबंधित है। ठीक है, 10 कुमार चरित जो है वो आपके दंडीन से, और मृक्ष कट्टिकम जो है आपके शुद्रक से संबंधित है। अगला प्रश्न, कौन सही सुमेलित नहीं है? यहां पर भी जो है सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है।
तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 85 का राइट आंसर, प्रश्न 85 का राइट आंसर होगा आपका डी, भर्तहरि मेघदूतम, ये आपके सही सुमिलित नहीं है। बाकी वाग्भट अष्टांग हृदय ये आपके सही सुमिलित है। कामदंक कामंगदंक जो है वो आपके नीति सार से संबंधित है। विशाखादत्त, ठीक है, विशाखदत्त जो है वो आपके मुद्रा राक्षस से संबंधित है। भर्तहरि मेघदूतम सही सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न, सूची 1 2 से सुमिलित करना है यहां पर। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 86 का आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 86 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4 जो है वो इससे संबंधित है। अब देख लेते हैं इसको भी मैच करके। श्रेष्ठ जो है वो आपके साहूकार से संबंधित है। सार्थवाह जो है वो आपके व्यापारी से संबंधित है। कुलिक जो है वो आपके शिल्पी और कारीगर से संबंधित है, कारीगर से संबंधित है। कायस जो है वो आपके लेखक से संबंधित है। श्रेष्ठी शाहूकार है, सार्थवा व्यापारी है, कुलिक शिल्पी या कारीगर होता है, कायस जो है वो आपके लेखक होता है। अगला प्रश्न है 87 आपके लिए। मिहिर कुल का संबंध किससे था? मिहिर कुल का संबंध जो है वो आपके किससे है, बताइए भाई। तो देखिए भाई आपके सामने इसका आंसर आ रहा है, मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो प्रश्न संख्या 87 का जो राइट आंसर होगा, प्रश्न 87 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, कौन सा? होण, ध्यान रखिएगा, मिहिर कुल का संबंध होण से है। अगला प्रश्न है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो देखिए प्रश्न संख्या 88 का राइट आंसर आपके सामने, ठीक है। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो प्रश्न संख्या 88 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, मौखरी। ध्यान रखिएगा, मौखरी यहां पर ऑप्शन सही है। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले जो थे वो थे मौखरी। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन था? वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 89 का आंसर आपके सामने। 89 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वहां पर सही है आपका, ठीक है। गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90 की ओर। प्रश्न संख्या 90 जो है वो है आपके लिए, कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के निकट जो स्थित लौह स्तंभ है वो वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्या कारण हो सकता है, बताइए भाई जल्दी से। तो देखिए प्रश्न संख्या 90 का आंसर आपके सामने। प्रश्न 90 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, उसकी जंग रोधकता के कारण, ठीक है। उसकी जो जंग रोधकता है उसके कारण जो लौह स्तंभ है वो वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। अगला प्रश्न, पुंड्रवर्धन, ठीक है, पुंड्रवर्धन भुक्ति, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत जो है वो आपके कहां अवस्थित थी? पुंड्रवर्धन भुक्ति जिसको प्रांत भी कह सकते हैं वो कहां अवस्थित थी? तो देखिए भाई 91 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 91 का राइट आंसर होगा आपका ए, उत्तर बंगाल में। कहां पर? उत्तर बंगाल में स्थित थी पुंड्रवर्धन भुक्ति जो प्रांत है वो आपके उत्तर बंगाल में स्थित अवस्थित थी। अगला प्रश्न है 92, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? आंसर लिखिए फटाफट इसका। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 92 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 92 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, कौन सा? बाघ गुफाएं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक तो अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण जो है वो आपके किस स्थान पर है? बाघ गुफाएं। अगला प्रश्न है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला
प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो देखिए भाई अगला प्रश्न आप सॉरी इस प्रश्न का आंसर परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रश्न संख्या 93 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, समुद्रगुप्त। कौन था भाई? समुद्रगुप्त। जाओ, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वो था आपके समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? रेशम बुनकरों की श्रेणी के निम्न जानकारी जो है निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? और ये लास्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो देखिए भाई 94 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 94 के अंदर राइट आंसर होगा दसपुर शिलालेख। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी जो है वो दसपुर शिलालेख से मिलती है। तो भाई ये थे आपके लिए 3 पार्ट्स मैंने बनाए थे, ठीक है। गुप्तकालीन वंश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके सामने रखे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है, ये तीनों सीरीज में हर टॉपिक्स की जो है सीरीज वाइज आपके लिए जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिससे आपको पढ़ने में ज्यादा जो है टाइम भी खर्च ना करें, आप एक शॉर्ट एंड स्वीट टाइम यानी कम टाइम में आप जो है अच्छे से उनको याद कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार हमारे इस प्यारे से फैमिली को सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, आप भी आगे बढ़ते रहें। हमेशा आपके साथ, हर दम आपके साथ रहेगा ये चैनल। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।